नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम बैक टू मिशन केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाती है इजी विथ डेजी। तो मेरा आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो मैटर है हमारे आसपास, क्या वो प्योर है? एनी आइडिया? तो आज हम यही मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर इज द मैटर अराउंड अस इज प्योर। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था मैटर, कि मैटर क्या है, मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स। अगर किसी ने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम मूव करेंगे सेकंड चैप्टर की ओर, दैट इज द मैटर अराउंड अस इज प्योर। ओके, तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। बट वी आर द साइंटिस्ट, तो हमारी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस इज द सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर, मीन्स all the constituent particles of the matter are same in their chemical nature. For example, अगर pure substance की definition के हिसाब से जाए तो for example that is gold, silver, etc. मतलब इन सब में जो सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये सब्सटेंस बनते हैं वो एक ही टाइप के होंगे, सेम टाइप के होंगे, देयर केमिस्ट्री शुड बी सेम। तो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो शुरू करते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट इज द, क्या होता है एलिमेंट? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द मोर सिंपलर फॉर्म्स। मींस एलिमेंट में सारे पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं और उनको फर्दर छोटे पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता, जैसे कि आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, copper etc. all these metals are elements and elements को further chemical composition के बेस पे different parts में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि metals, non metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids are the examples of element. Metals क्या होती है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एंड मेटलॉइड्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन में होती हैं या कंबाइंड प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं वो होती हैं। मेटल को अगर हमने पहचानना हो तो मेटल डू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स ऑल द मेटल कैटेगरी हैव द सेम प्रॉपर्टीज। दे आर ब्रिटल, दे आर शाइनिंग, दे कैन कट, दे कैन बी मेल्टेड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल से कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। दे डोंट शाइन, दे कैन नॉट बी कट, दे आर नॉट ब्रिटल एंड दे कैन नॉट बी मेल्टेड। तो एग्जाम्पल है बोरोन, कार्बन एटसेट्रा, ऑल द नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, हायर क्लासेस में। और मेटलॉइड्स आर द सब्सटेंसेस which have the properties of metals as well as non metals। तो ये है एलिमेंट की रामकथा। बट अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जो कि एक स्मॉलर पार्ट में नहीं काटा जा सकता। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। Although all the elements in the periodic table are solid in nature, but कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो सॉलिड ना होते हुए लिक्विड
फॉर्म में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में, ओलंपियाड्स में आता है, तो इसको जो पॉइंट में इंपॉर्टेंट बोलती हूँ तो इसको आपको नोट करके रखना है। जैसे कि पहला जो है मरकरी एंड दूसरा है ब्रोमीन। मरकरी एंड ब्रोमीन बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी की का यूज कहीं और भी होता है, क्या आपको कुछ आइडिया है कहाँ यूज होता है मरकरी? सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मरकरी का यूज और कहाँ होता है। और दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं या फिर हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं सीजियम एंड गैलियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए हम इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद और लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, और इसको हमने नोट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो बनते हैं एमसीक्यूज बन जाते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये एक्सेप्शंस होती हैं। जहां पे होती है केमिस्ट्री वहां पे होते हैं एक्सेप्शंस। तो ये जो मैंने बोला कि रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड्स होते हैं वो है मरकरी एंड ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर करते हैं तो हो जाते हैं सीजियम एंड गैलियम इनटू लिक्विड फॉर्म में। तो ये हाई टेम्परेचर कितना टेम्परेचर एंड व्हाट इज द रूम टेम्परेचर, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा। तो जनरली जो रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है वो कंसीडर किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी एंड ब्रोमीन बोथ आर लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे ही हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सीजियम और गैलियम भी किस में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो थोड़ा टेम्परेचर कितना है आपकी बुक में जो दिया गया है वो दिया गया है 303 केल्विन। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि केल्विन और सेल्सियस दो डिफरेंट पैरामीटर्स है टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। सेल्सियस इज द नॉर्मली यूज्ड पैरामीटर, केल्विन जो है ये साइंटिफिक टर्म्स में यूज किया जाता है केल्विन स्केल में। अगर हम रूम टेम्परेचर में यानी कि डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा दैट विल बी इन केल्विन्स। इसको भी नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन यही बन के आ जाता है कि डिग्रीज को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 303 केल्विन, अगर हम 273 में कितना और जोड़ेंगे कि 303 बन जाए, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे जो गैलियम और सीजियम है वो क्या फॉर्म ले लेते हैं? लिक्विड फॉर्म में। ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पक्का ही क्वेश्चन आता है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मरकरी और कहाँ यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था एलिमेंट के बारे में। अब हम आगे मूव करेंगे हमारा सेकंड प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपाउंड। हाँ जी, तो दूसरी कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस की कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज द टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ 2 or more elements in a fixed proportion by combined by a chemical bond, or compound is a substance formed by the chemical combination of 2 or more elements in a fixed ratio। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो कंपाउंड की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वाटर। वाटर को अगर हम देखें तो वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब चाहे आप ये वाटर अपने घर से ले ले, चाहे आप ये वाटर दिल्ली से ले ले, चाहे आप ये वाटर यूरोप में जाके ले ले, कहीं पे भी वाटर का फॉर्मूला विल बी H2O। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन फिक्स्ड। दिस इज वन एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज NaCl।
जिसमें एक एटम सोडियम का और एक एटम क्लोराइड का मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंड के लिए कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नेचर है कंपाउंड का, केमिकल नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। जैसे हम NaCl की बात कर ले, NaCl में सोडियम एक मेटल है एंड जो क्लोराइड है दैट इज अ पॉइजनस गैस। बट जब सोडियम और क्लोराइड मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि कॉमन सॉल्ट है एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पस। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं होता, अगर हम रट्टा मारेंगे तो हमें डेफिनेशन याद नहीं होगी और हम सिर्फ इसको दिमाग में चलाते रहेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द बेसिक, देन डेफिनेशन को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि हम अभी कंपाउंड को करेंगे, तो मैंने कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बोली है, कंपाउंड में कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, किसके थ्रू, केमिकल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो अब हम अगर इसको याद करना है कंपाउंड को, तो कंपाउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन 3 पार्ट्स को याद रखेंगे, फिक्स्ड रेशियो, combined by a chemical bond and having different properties। 2 मेन एग्जांपल्स हैं, वाटर एंड NaCl। इसको कर दिया बॉक्स में 1, लिख दिया इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब कभी भी आप पानी पियोगे या नमक खाओगे तो आपको याद रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री खा रहे हैं, केमिस्ट्री पी रहे हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री इज ऑल अराउंड। यहाँ पे हमारा चैप्टर का पहला पोर्शन खत्म होता है, प्योर सब्सटेंस, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मिक्सचर। ओके, तो आप शुरू करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है एक प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन सैंड, जब पानी के गिलास में सैंड डाली जाती है तो हम क्या देखते हैं कि पानी और सैंड अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। तो अब आप सोचोगे तो फिर डिफरेंस क्या हुआ मिक्सचर और कंपाउंड में। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, बट मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं थ्रू अ फिजिकल बॉन्ड। और मिक्सचर में दोनों की रेशो अलग अलग होती है, देयर इज नो फिक्स्ड रेशो, बट कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड में आत्माएं आपस में जुड़ी होती हैं और उन आत्माओं को अलग करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस चाहिए। तो कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देनी पड़ेगी। बट मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि सिर्फ उनके शरीर जुड़े होते हैं, तो उनको हम इजीली फिजिकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिक्सचर और कंपाउंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, हम एक डिफरेंस का टेबल बना लेते हैं जो आपके पेपर में भी काम आएगा। आपको डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो आइए एक टेबल की फॉर्म में याद करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे मिक्सचर एंड दूसरा है कंपाउंड। तो सबसे पहले मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, फिजिकली।
इसको ऐसे ही आप याद करेंगे ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। अगर आप ऐसे लिख लोगे कि इन द मिक्सचर 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड बाय द फिजिकल मेथड, तो आप उसको क्रैम करने में लग जाओगे। हमेशा जब भी कोई टेबल को याद करना है, पहले उसकी प्रॉपर्टीज एक साइड में लिखो, देन दो चीजों में डिफरेंस याद रखो कि पहले में क्या है और दूसरे में क्या है। तो मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकल मेथड से कंबाइंड होते हैं, और कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, या फिर दे आर कंबाइंड केमिकली। दूसरा होता है एलिमेंट्स की रेशो। मिक्सचर में जो एलिमेंट की रेशो होती है वो फिक्स नहीं होती, बट कंपाउंड्स में जो रेशो होती है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सैंड इन वाटर। इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपली वाटर, NaCl एटसेट्रा। तीसरा है कि मिक्सचर को जो सेपरेट कैसे करते हैं। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स काफी होते हैं। फिजिकल मेथड्स से हो जाता है, जैसे कि ग्राइंडिंग से, जैसे कि हम चर्निंग से बोल सकते हैं, या कोई भी मैकेनिकल सेपरेशन के थ्रू, जो कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। और कंपाउंड को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। जैसे कि अगर हमने, एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हमने वाटर को तोड़ना है, वाटर को तोड़ना मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हम वाटर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो उसके H एटम्स अलग हो जाएंगे और O एटम्स अलग हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे मिक्सचर और कंपाउंड की स्टडी अलग अलग की जाती है, दैट इज कि मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वाली ही रहती हैं, बट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि NaCl की प्रॉपर्टीज सोडियम और क्लोराइड से कंप्लीटली डिफरेंट है। बट अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर में अगर हम एक लैमिनेट पीते हैं, या फिर हम सोडा इन वाटर पीते हैं, या सिंपल चाय पीते हैं, तो चाय में चाय पत्ती का भी टेस्ट आता है, शुगर का भी टेस्ट आता है, इलायची का भी टेस्ट आता है, तो टोटल चाय में उसके सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी का मिक्सचर होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट विल बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एंड कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये पेपर में क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पक्का आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, इसी फॉर्म में याद करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो वापस चलते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है मिक्सचर। और अभी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिफॉर्मिटी मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है होमोजीनियस, एंड दूसरा है हेट्रोजीनियस। जैसे कि इनके नेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स में जो यूनिफॉर्मिटी है वो सेम रहती है, ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम थ्रू आउट। एंड हेट्रोजीनियस में जो है वो एलिमेंट्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाती है। जैसे कि हम बात करें, मैंने पीछे बताया कि मिक्सचर में हम चाय को भी मिक्सचर ले रहे हैं, सैंड इन वाटर को भी मिक्सचर ले रहे हैं, सॉल्ट इन वाटर को भी मिक्सचर ले रहे हैं, लैमिनेट को भी मिक्सचर ले रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो सैंड और वाटर हमें अलग अलग दिखते हैं, बट लेमन और शुगर इन वाटर तो अलग अलग नहीं दिखते। तो यही चीजें हैं जो इनको अलग बनाती हैं। तो पहला है जब
मिक्सचर में एलिमेंट्स क्या है, यूनिफॉर्म रहे, लाइक जब एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन में उनकी आइडेंटिटी ना पता चले, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को हम और भी क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को डिटेल्स में जानेंगे। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें आइडेंटिटी दिखती है, मींस एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करते, लाइक सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। अगर हम वाटर में 2 बूंद ऑयल की भी डाल देते हैं तो हमें ऑयल अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। और सिमिलरली जब सैंड का हम ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं, अब होमोजीनियस में क्या आता है, जैसे लेमनेड हो गया, टी हो गया, सॉल्ट इन वाटर हो गया, एटसेट्रा। तो अभी क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। तो बिना रुके अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज द फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पे जो 2 कंपोनेंट है आपस में एक नॉन फिक्स रेशियो में अवेलेबल होते हैं, दैट कैन नॉट बी सेपरेट आउट और दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हाइल इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, पहले हम उस टर्मिनोलॉजी में समझते हैं। अब अगर जैसे ही हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही होंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल भी बताई कि ऑयल इन वाटर, मिल्क इन वाटर, कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही हैं, तो ये सॉल्यूशन है। बट नहीं, सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, गैस इन लिक्विड भी हो सकता है, गैस इन सॉलिड भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे हम एक एग्जांपल शुरू से हम करते आ रहे हैं, सॉल्ट इन वाटर। तो हम क्या करते हैं, 1 गिलास वाटर लेके उसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और उसको पूरा अच्छे से घोल देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो सॉल्यूशन। और उसमें कितना नमक है, कितना वाटर है, इनको टर्मिनोलॉजी से एक्सप्रेस किया जाता है। तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। याद रखना है, ये टर्म्स बार बार आगे यूज होंगी, आपकी सारी उम्र केमिस्ट्री में काम आएंगी, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। तो जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला जाता है तो उसको हम घोलते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे आके वो सोल्यूट जो है वो घुलना बंद हो जाता है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, थोड़ा हीट दी जाती है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज की जाए, तो फिर वो कुछ और घुल जाएगा और एक टाइम पे आके सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट इज सॉल्युबल इनटू द वाटर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जैसे कि अगर सॉल्ट को पानी में डाला जाता है तो जितना सॉल्ट पानी में घुल जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी टर्म्स बहुत बार आती है। अब मैंने क्या बोला कि सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में डिपेंड करती है कि कितना सॉल्ट उसमें घुल सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है कि किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हर सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नमक को पानी में घोल रही हूं तो ये अलग अमाउंट घुलेगा, अलग इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, टाइम ज्यादा ले सकता है, कम ले सकता है, हाई टेम्परेचर ले सकता है। और अगर इसको मैं किसी और सॉल्वेंट में घोलूंगी, जैसे कि अल्कोहल में घोलेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, जल्दी घुल सकता है, कम घुल सकता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है फर्स्ट टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि कौन सा सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। हर एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग रहेगी। अब आता है सॉल्युबिलिटी, तो हमें पता चल गया कि क्या होती है सॉल्युबिलिटी, कितना अमाउंट सॉल्युबल होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस को भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आओ उसको पढ़ते हैं आगे। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, सॉल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब ये कैसे पता चले कि क्या
कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी ऐसी पैरामीटर है जिससे हम सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि एक टर्म है किसी भी चीज को मापने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट को मापते हैं तो मीटर्स में मापते हैं, ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम को मापते हैं तो लीटर्स में मापते हैं, ऐसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन मापते हैं सॉल्यूट की कि सॉल्यूशन में कितनी है। जितनी ज्यादा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही सॉल्यूशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। जितना कम होगी उतना क्या होगा? डाइल्यूट। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। सिंपली अगर बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर बहुत ही पतला सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि अगर डाइल्यूट है इसका मतलब उसमें सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें सोल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। बट उसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, जैसे कि मैंने अभी बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। सॉल्वेंट हमेशा ही ज्यादा अमाउंट में रहेगा, बट सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा जो कि सॉल्वेंट को क्या बना देगा? गाढ़ा बना देगा। ठीक है, जैसे कि हम शक्कर डालते हैं, रोज हम मम्मी चाय बनाती है तो कभी क्या हो जाता है? शक्कर ज्यादा होती है, मीठी हो जाती है ज्यादा चाय, तो कभी क्या हो जाता है? शक्कर कम हो जाती है, चाय फीकी हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिर्फ शक्कर ही खा लेते हैं, उसमें लिक्विड तो रहता है, सॉल्वेंट तो रहता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट वेरी करती है। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कम कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होगा? डाइल्यूट। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होपफुली आप सब ये चीजें समझ गए होंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन तो हमने देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो सीख ली। अब इस सोल्यूट को सॉल्यूशन में मेजर करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, कौन से फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं कि हमें पता चले कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। इसकी एक फनी एग्जांपल बताती हूँ। अभी आप बहुत छोटे हो तो हो सकता है आप लोग कभी भी दारू के ठेके पे नहीं गए होंगे, तो आप कभी भी अगर घर में कोई भी लिक्विड की बोतल आती है, जैसे अल्कोहल की बोतल आती है, तो उस पे परसेंटेज लिखी होती है, 11% अल्कोहल, 4.5% अल्कोहल। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अल्कोहल क्या होती है? मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, एंड अल्कोहल क्या है? सोल्यूट है। तो सोल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, या फिर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। तो आगे उन फॉर्मूलाज को देखते हैं और उनके बेसिस पे ही क्या आएंगे? आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो 3 फॉर्मूलाज हैं जो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। पहला है मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, मास किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? मास किया जाता है ग्राम्स में, राइट? तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100, that is mass by mass percentage. For example, आपको क्या दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक क्या होता है? नमक सॉलिड होता है, ग्राम्स में मेजर करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन 10 grams ऑफ वाटर, तो व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये न्यूमेरिकल निकाल के बताएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन आता है मास बाय वॉल्यूम। अगर सोल्यूट क्या है? ग्राम्स में है, एंड वॉल्यूम क्या है? लीटर्स में होगा। तो हम
क्या बोलेंगे, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये हम घरों में यूज नहीं करते हैं, बट जैसे ही अगर आप बड़े होके साइंटिस्ट बनना चाहोगे या आप अपनी साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो साइंस में जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी फॉर्मूलाज यूज करते हैं, तो दीज आर द फॉर्मूलाज जिसके थ्रू हम केमिकल्स की अमाउंट निकालते हैं। अब मास बाय वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि यहां पे 2 grams ऑफ NaCl इन 10 ml ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर इसी को, जैसे मैंने बोला कि अगर हम 2 grams ऑफ NaCl डालते हैं 10 ml ऑफ वाटर में, तो व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। देन आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर दोनों ही सॉल्यूशन एंड सोल्यूट आर इन द वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म, देन देयर विल बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला लिखने की मेरे पास जगह नहीं बची है, ठीक है, अपनी कॉपीज पे नोट करो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करके देखना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की। तो ये है मिक्सचर का सारा रामबाण और ये है मिक्सचर की राम कथा। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो मिक्सचर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि मिक्सचर तो लिक्विड होगा या सॉल्यूशन तो लिक्विड होगा। नहीं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, जिनको क्या हम बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिसमें कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, गैस सॉलिड हो सकता है, एटसेट्रा। तो आगे बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का आखिरी पार्ट, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने क्या बताया था कि दोनों फेज सेम होते हैं, यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, मींस दोनों फेज अलग अलग होंगे, पार्टिकल और सोल्यूट और सॉल्वेंट। बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड साइज, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इसकी पहली कैटेगरी आती है सस्पेंशन, एंड दूसरी कैटेगरी आती है कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब चूंकि इसमें दोनों ही पार्ट अलग हैं, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसमें इस कैटेगरी में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हम और सीखते हैं। जैसे कि इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत मैटर करता है। सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है, इनमें सिर्फ पार्टिकल साइज का फर्क है। इसमें जो सॉलिड सस्पेंशन क्या है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन में डिस्पर्स होते हैं। आई वॉन्ट से के घुले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या है कि वो प्रॉपरली घुले हुए नहीं होते हैं, वो हमें नेकेड आई से हम उनको देख सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशंस। कि जैसे मैं बोलूं कि अगर आपने देखा हो कि जब हम पानी में हल्दी को डालते हैं तो हल्दी घुलती नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखना। तो हल्दी हमें सॉल्यूशन में उसके पार्टिकल्स, अगर हम उसको धूप में देखेंगे तो पार्टिकल्स हमें ऐसे हवा में लटकते दिखेंगे, पानी में लटकते हुए दिखेंगे, तो वो होता है सस्पेंशन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेस। जैसे कि हमने वहां पे बोला था जो कम अमाउंट में थे उनको बोला था सॉल्यूट, यहाँ पे बोलेंगे जो फेस डिस्पर्स्ड है उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस, जिसमें डिस्पर्स है उसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्जन
मीडियम। तो सस्पेंशन क्या है? सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड और इन द वाटर आर कॉल्ड सस्पेंशंस। सस्पेंशंस जो है इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। एंड देन आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो नॉन होमोजेनियस मिक्सचर्स बट द पार्टिकल साइज इज इवन मोर स्मॉलर देन द सस्पेंशन पार्टिकल्स। तो ये देखने में ऐसे ही लगते हैं कि ये पूरे घुल चुके हैं, बट एक्चुअल में ये पूरे घुले नहीं होते, इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। बट ये लाइट की बीम को स्कैटर कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल सस्पेंशन की मैं दूंगी, जैसे कि एक डार्क रूम है। डार्क रूम में अगर कहीं से होल है, एक होल से जब लाइट आती होती है तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे पार्टिकल्स और हवा के जो पार्टिकल ऐसे ऐसे बहुत ही तेज जिगजैग मोशन में हमें दिखाई देते हैं। तो वो एक एग्जांपल है सस्पेंशन का। उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो डिस्पर्स्ड मीडियम है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो है डिस्पर्स्ड फेज। तो इस तरीके से डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं या फिर मिक्सचर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये आपकी बुक में, आपके चैप्टर में लास्ट में एक टैबुलेटेड फॉर्म में है और इन कैटेगरीज को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एरोसोल्स, सोल्स, इमल्शंस, जेल्स, ये सारे all these are the heterogeneous mixtures। ये आपको पढ़ने हैं और मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसमें डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। पहला है सोल, देन है जेल एंड एरोसोल। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, जैसे कि हम बोलते हैं शेविंग क्रीम, पापा घर पे शेव करते हैं, तो शेविंग क्रीम क्या है? एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो उसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है, जैसे कि क्रीम, और ज्यादा क्या है डिस्पर्शन, मीडियम क्या है, लिक्विड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोम। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज फोम, या फिर व्हाट इज द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इन द फॉर्म, व्हाट इज द शेविंग क्रीम इज द एग्जांपल ऑफ विच मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, एरोसोल है, फोम है, जेल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये लास्ट वाला टेबल है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर भी आपको कोई नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच कमेंट ऑफ योर्स। तो आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आज हमने पढ़ा चैप्टर सेकेंड ऑफ एनसीईआरटी 9th क्लास, इज द मैटर अराउंड अस इज प्योर। आगे अगली वीडियो में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर, न्यू साइंस एंड अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।